हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएक्स स्टडी पॉइंट। मैं हूं निर्मला खलखो और आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एनसीईआरटी के बुक से ज्योग्राफी का 9th क्लास का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे ये कितने प्रकार के हैं, भारत के भौतिक स्वरूप कितने प्रकार के हैं या इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं भारत एक विशाल भूभाग है। इसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं द्वीप समूह है। तो इन सब भू आकृतियों का निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ अपक्षय की क्रिया हुई है, अपर्दन की क्रिया हुई है और निक्षेपण के द्वारा वर्तमान स्थिति हम भू आकृतियों के देखते हैं। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने भू आकृतियों के निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इनमें से एक सिद्धांत हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ शास्त्रियों ने यह समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी पर स्थल आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि प्लेटों में गति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी को 7 बड़े प्लेटों में बांटा है और कुछ छोटे प्लेटों में बांटा है। तो 7 बड़ी प्लेटें हैं। पहला है प्रशांत महासागरीय प्लेट, फिर है यूरेशियन प्लेट, फिर है अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इन 7 बड़ी प्लेटों से ही भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है। तो ये प्लेटें क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि भूपृष्ठ या भूपरपट्टी ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है और इसके नीचे में मेंटल की परत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये प्लेटों को मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये ऊपरी भाग है भूपृष्ठ का, जिसको कि प्लेट कहा गया है। तो भूपृष्ठ का ऊपरी भाग या स्थलखंड जो कि कठोर होता है और ये कहलाता है प्लेट, और इसके नीचे है मेंटल की परत। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो यहाँ प्लेटों के साथ ये ऊपरी मेंटल को हम देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये प्लेटें गति करती हैं, तो भू संचलन की क्रिया इसमें होती है। तो ये गति करने का कारण है इस पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण, जिसको कि हम अंतर्जात बल भी कह सकते हैं। इसके कारण इन प्लेटों में गति होती है और मुख्य रूप से प्लेटें 3 तरह से गति करती हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला प्लेटें किस प्रकार गति कर रही हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट सरक रही हैं। तो इससे दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के निकट सरकेंगी तो या तो एक प्लेट एक दूसरे के नीचे सरक करके फिसल कर अंदर घुस जाएंगे और प्लेटों का विनाश होगा। तो इन्हीं प्लेटों के किनारे पर भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि पर्वत का निर्माण। तो यहाँ मुख्य रूप से वलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा हम देखेंगे प्लेट, 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट करती हैं या गति करती हैं और इससे इनमें तनाव उत्पन्न होता है। 2 प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होने से यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण होगा और ब्लॉक पर्वत बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, यहाँ देखिए 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट कर रही हैं। एक प्लेट उत्तर की ओर जा रही है तो एक प्लेट दक्षिण की ओर सरक रही है। तो दोनों एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट करती हैं। इसमें प्लेटों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला, एक प्लेट दूसरे प्लेट के निकट आ रहा है और अभिसारी परिसीमा का निर्माण कर रहा है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है और यहाँ अपसारी परिसीमा का निर्माण हो रहा है। तीसरा में हम देखेंगे 2 प्लेट एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट कर रहे हैं और उससे रूपांतर परिसीमा का निर्माण हो रहा है। तो प्लेटों की गति के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का भौगोलिक स्वरूप कितने प्रकार का है। तो मुख्य रूप से भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम 6 भागों में बांटते हैं।
पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लेटों की गति के कारण ही विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर भूआकृतियों का निर्माण हुआ है, चाहे महासागर बने हैं या पर्वत बने हैं। तो लाखों वर्षों से प्लेटों की गति के कारण ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। महाद्वीप वर्तमान स्थिति में अभी हैं, वो प्लेटों की गति के कारण ही हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय पर्वत वर्तमान रूप में कैसे आया है। तो इसको समझने के लिए भूगर्भ शास्त्रियों ने एक परिकल्पना बताई है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि आज से लाखों वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको कि पैंजिया कहा गया है। और पैंजिया के चारों ओर एक पानी का बड़ा भाग था, जिसको कि पैंथलासा कहा गया। तो स्थल भाग को पैंजिया कहा गया और जल भाग को पैंथलासा कहा गया, जो कि पैंजिया के चारों तरफ घिरे हुए थे। उसके बाद बीच में और जल का भाग था। फिर बाद में ये कहा गया कि इन महाद्वीपों में प्लेटों की गति के कारण विभंजन शुरू हो गया, या ये एक दूसरे से दूर सरकने लगे। तो अभी जो हम लोग वर्तमान स्थिति देख रहे हैं महाद्वीपों का, ये प्लेटों की गति के कारण ही हुआ है। तो पैंजिया का जब विभंजन होना शुरू हो गया, तो ये उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग अलग अलग होने लगे। ये पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड नाम दिया गया, जिसमें कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भाग आते थे। और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के भाग आते थे। तो इनमें गति के कारण ये सरकने लगे। फिर ये बताया गया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर का भाग था, जिसको नाम दिया गया टेथिस। और इसी टेथिस सागर में ही मलबों का या नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव होता गया, और इसी में अत्यधिक संपीड़न के कारण या दबाव पड़ने के कारण वलन उत्पन्न हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर टेथिस सागर है और ये गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर सरकने लगा, गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर सरकने लगा। और इधर हम देख रहे हैं अंगारा लैंड, या इसको अभी बोला गया है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट की ओर सरकने से बीच में स्थित सागर का भाग का जो अवसादी चट्टान है, उसमें संपीड़न उत्पन्न हो गया और उसमें वलन उत्पन्न हो गया इस तरह का। तो हम लोग देख रहे हैं कि वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि के प्लेटों के टकराव के कारण ही टेथिस सागर के मलबे संपीड़ित होकर के वलन की क्रिया उसमें हुई और वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय एक वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है, और जो कि नवीन है या बिल्कुल ही नया पर्वत माला है। इसके साथ साथ और भी पश्चिम एशिया के और भी पर्वतों का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत जब बना, तो हिमालय के उत्तर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं पामीर का गांठ, और इसके पूर्व में कुल्लू श्रेणी और पश्चिम में हिंदकुश पर्वत। तो हिमालय की वर्तमान स्थिति का निर्माण प्लेटों की गति के कारण ही हुआ, जो कि टेथिस सागर के मलबे का या अवसादों का या अवसादी चट्टानों में संपीड़न के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये गोंडवाना भूमि का ही भाग है, और गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीनतम कठोर भूमि है और इसी का भाग है। तो इस समय कहा गया कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है वो भी धंस गया, और हिमालय के दक्षिण का भाग बिल्कुल धंस करके एक द्रोणी का निर्माण हुआ या बड़े बेसिन का निर्माण हुआ। बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ही अपने मलबे को या अवसाद को यहाँ पर उत्तरी मैदान में जमा करके वर्तमान समय में जो उत्तरी मैदान, समतल मैदान दिखाई दे रहा है, उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ये उत्तरी विशाल मैदान का कैसे निर्माण हुआ, और प्रायद्वीपीय पठार क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा है।
तो अब हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत माला। तो यहाँ भारत के उत्तरी भाग में हम देख रहे हैं हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। पश्चिम में यहाँ हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से शुरू होकर लद्दाख, फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, फिर नेपाल, फिर हमारा यहाँ सिक्किम, पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा भाग है, फिर भूटान चला जाता है, फिर भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से या दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक ये फैला हुआ। तो यहाँ पर इंडेक्स को हम थोड़ा सा गौर करेंगे। इंडेक्स में मैंने दिखलाया है पर्वतों को लाल रंग के लाइन के द्वारा पर्वत श्रेणी को इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर देखिए, और इधर भी, और उत्तरी मैदान को नीले टूटी हुई लाइनों के द्वारा यहाँ दिखाया गया है, और पर्वत शिखर को काले रंग के त्रिभुज के द्वारा इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ जम्मू कश्मीर से पश्चिम की ओर, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और नीचे तक मिजोरम राज्य तक फैला हुआ है। तो देखेंगे हिमालय पर्वत की यहाँ देखिए चौड़ाई जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर आ रहे हैं इसकी चौड़ाई कम होते जा रही है। तो भारत का उत्तरी सीमा ये बनाता है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत की 3 मुख्य श्रेणियां यहाँ पाई जाती हैं। पहली श्रेणी उत्तर की ओर हम इसको देखेंगे, हिमाद्री कहा जाता है या आंतरिक हिमालय कहा जाता है या महान हिमालय कहा जाता है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी में ही सबसे ऊंची पर्वत शिखर पाई जाती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वह नेपाल में स्थित है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर हमारे भारत में यहाँ देखिए कंचनजंगा। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसी में ऊंची पर्वत श्रेणियां और घाटियां पाई जाती हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हिमालय पर्वत कितना लंबा और कितना चौड़ा है। हिमालय पर्वत की हम अगर लंबाई देखेंगे तो 2400 किलोमीटर ये लंबा है, और इसकी चौड़ाई है, हिमालय की चौड़ाई कश्मीर की ओर है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश की ओर यह कम हो जाता है 150 किलोमीटर। ये औसत चौड़ाई 2400 किलोमीटर लंबाई हिमालय की यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, और चौड़ाई इसकी है जम्मू कश्मीर की ओर अधिक और अरुणाचल प्रदेश की ओर कम। तो अगर इसको देखा जाए तो हिमालय पर्वत इधर से हम देखेंगे तो एक चाप या अर्धवृत्त के समान दिखाई देता है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर से अधिक, 6000 मीटर से अधिक यहाँ ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, शिखर या चोटियां कहेंगे। तो माउंट एवरेस्ट जो कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसको वहां के लोग सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में ही सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां और बड़ी घाटियां हम देखते हैं। हिमाद्री या महान हिमालय इतनी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं कि यहाँ पर सालों भर हिम या बर्फ से ढकी हुई श्रेणियां हैं, और यहाँ हिमानियां पाई जाती हैं या ग्लेशियर पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे हिमाचल श्रेणी या निम्न हिमालय। ये हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं, और इसकी औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक, और औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, पीर पंजाल श्रृंखला यहीं पर पड़ेगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत की श्रेणियां भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी पाई जाती है, और यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हम देख सकते हैं हिमाचल का कांगड़ा घाटी, फिर कुल्लू मनाली का क्षेत्र, ये पर्वतीय नगर बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, या कहेंगे टूरिस्ट प्लेस के लिए प्रसिद्ध नगरें हैं। फिर देखेंगे हिमालय का तीसरा भाग, इसको हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी या कहेंगे बाह्य हिमालय, और यह हिमालय पर्वत का सबसे कम ऊंचा वाला पर्वत श्रेणी है। ये कहा गया है कि ये
हिमालय के उत्तरी भाग से आने वाली नदियों के द्वारा ही अवसाद लाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच। और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं के द्वारा ही लाई गई मिट्टी से, उसके निक्षेपण से बने हैं। इसीलिए यहाँ पर बजरी या बड़े बड़े गोल गोल पत्थर, कंकड़ और मिट्टियां ये सब पाए जाते हैं। जलोढ़ की ये मोटी परत वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में लंबी घाटी पाई जाती है, इसको कि दून कहा जाता है। और इसी के आधार पर यहाँ के बहुत सारे स्थानों का नाम भी पड़ा है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब। तो हम लोग देखें हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां। उत्तर में आंतरिक हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय, जो कि बहुत ही ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है और यह पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत कहलाती है, पर्वत श्रेणी। और दूसरा देखें हम लोग हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। और तीसरा देखें बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे ऊंचा भाग है, बीच वाला उससे कम है और दक्षिण की ओर इसका ऊंचाई सबसे कम है। हिमालय के पूर्वी क्षेत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही हिमालय के पूर्वी भाग का सीमा का निर्धारण होता है। पूर्व में हिमालय पर्वत को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे नागालैंड क्षेत्र में इसको नागा पर्वत कहा जाता है, मणिपुर में इसको मणिपुर पहाड़ियां कहा जाता है और मिजोरम में इसको मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व 3 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, गारो, खासी और जयंतिया। अब हम लोग भारत के कुछ और पर्वत श्रेणियों का भी अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भारतीय मरुस्थल राजस्थान का भाग और उसके पूर्व में उत्तर से दक्षिण स्थित एक पर्वत है जिसको कि अरावली कहा गया है और ये अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में विंध्य श्रेणी के दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल पर्वतमाला भी विंध्य श्रेणी को कहते हैं और ये सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में ही यहाँ नर्मदा नदी बहती है। जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में है महादेव पहाड़ियां। सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ियां के बीच में ही यहाँ तापी नदी बहती है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार हम लोग यहीं से देखते हैं, अरावली पर्वत के पूर्व की ओर, यहीं से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यहाँ देखिए गुजरात में गिर श्रेणी। महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं यहाँ उत्तर से दक्षिण तक केरल तक एक लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। उसके बाद पूर्व की ओर भी हम यहाँ टूटी हुई पर्वत श्रेणी देख रहे हैं और ये है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो इस मानचित्र में हम लोग भारत के 6 भौगोलिक क्षेत्रों को देखे हैं। पहला है उत्तर का पर्वत श्रेणी या उत्तरी हिमालय पर्वत श्रेणी। दूसरा है उत्तरी मैदान जो कि यहाँ पर पश्चिम में पंजाब के मैदान से शुरू होकर के पूरब में असम के मैदान तक और यहाँ पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत इसके सीमा का निर्धारण करती है और यहाँ पूर्व में छोटा नागपुर का पठार और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसके पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में भी हम लोग यहाँ देखेंगे कि अरावली भाग के पूर्वी भाग को यहाँ मध्य उच्च भूमि कहा गया है और यहीं पर मालवा का पठार है, फिर बघेलखंड बुंदेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद हम लोग देखें प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थल जो कि राजस्थान में विस्तृत है। यह बिल्कुल रेतीला मैदान है, बिल्कुल तरंगित मैदान है, तरंग के समान है और इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। फिर देखेंगे तटीय मैदान, यहाँ पश्चिम तटीय मैदान और यहाँ पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान संकरा मैदान है और पूर्व तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा भाग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वीप समूह में यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में लक्षद्वीप। यहाँ हम लोग पाकिस्तान की ओर भी देख रहे हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी और हिंदकुश पर्वत श्रेणी। तो हिमालय को हम पश्चिम से पूरब 3 भागों में अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखें। इसको देशांतरीय विस्तार के अनुसार भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि यहाँ कश्मीर हिमालय कहा जाता है, यहाँ पंजाब हिमालय कहा जाता है, इधर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय कहा जाता है। तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच में, यहाँ पर सतलुज नदी है और यहाँ सिंधु नदी के बीच में इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है। उसके बाद सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच में इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, और काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इस हिमालय के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। यहाँ नेपाल देखिए। उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर के यहाँ दिहांग नदी तक, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, दिहांग नदी, वहां तक इसको असम हिमालय कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। यहाँ पर यह दिहांग महाखंड बनाती है, जो कि बहुत ही गहरा गॉर्ज है या महाखंड है, नदी के द्वारा बनाई गई ये बहुत गहरी घाटी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।